कौन है वो गद्दार जिसे आप जूते से पीटने वाले थे, लेकिन अभी तक उन नामों का खुलासा नहीं हो वो गद्दार अभी बहुत करीबी हैं। तो हमारे पार्टी में ऐसे करीब लोग बैठे हैं जो ऐसा करेंगे, लगता है कि अपने को ऐसा शो करते हैं कि चिराग पासवान के हम हितैषी हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा दुश्मन। चाहिए कि ऐसे चाटुकारों को, फिर मैं बोलना चाहूँ, चप्पल मार के बाहर निकाले। कुत्ता चप्पल जो मार दे, लेकिन मारे जब। और हमारा एक ही नारा था उस टाइम, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। ये गाना हमने ही बनाया था। और पार्टी को मजबूत करने में बराबर लगा, तन मन धन से मैं लगा रहा, लेकिन उन चापलूसों की जमात का मैं हिस्सा नहीं बन सका। मैं जानता हूं कि उनका वो हितैषी नहीं है। आज अगर चिराग पासवान को अगर एक बात सख्ती से कर दे, कल वो इंसान पार्टी छोड़ देगा। चिराग पासवान मंत्री नहीं बन सकते। चिराग पासवान को सोचना पड़ेगा उनको कि हमारा हितैषी कौन है। दूसरे पार्टी जुम्मा 8 दिन हुआ पार्टी में आए हुए, बन गया तुर्रम खा। नमस्कार। बिहार की राजनीति में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि बहस छेड़ देती हैं। साफ लहजा, बेबाक बयान और मुद्दों पर खुलकर बोलने की पहचान, इन्हीं खूबियों ने इन्हें सियासत में एक अलग मुकाम दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में शुमार और अपने साहसी और कभी कभी विवादित बयानों से लगातार चर्चा में रहने वाले आज हमारे खास मेहमान है इमाम गजाली। आइए सीधे बात करते हैं इमाम गजाली जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम किया और ये आवाज को पूरी बिहार की जनता सुनेगी। और खास मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके सारे स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूँ, सारे लोगों को, सारे भाई को, कि ब्रॉडकास्ट आपका एक समझिए कि जो आपने किया है, और इसके मैं जितनी तारीफ करूँ कम। चलिए, सबसे पहला सवाल है इमाम गजाली जी कि एक समय था, पिछले साल पोस्टर के जरिए आपने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया था, दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। ये हमने लगाया, मैं किसी पूछता नहीं हूँ। और मैं जब मैं पार्टी में हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मैं सिपाही हूँ, और ये एक सिपाही का कर्तव्य होता है कि अपने नेता के लिए वो आवाज उठाए। तो ये आवाज यहाँ से दिल्ली तक गई, और कौन ऐसा मीडिया है जिसे शायद वो नहीं दिखाया। और हमारा एक ही नारा था उस टाइम, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। ये गाना हमने ही बनाया था। मैं बता दूं, 2020 में जब मैंने चुनाव लड़ा था, उस टाइम में ये गाना मैंने लॉन्च करवाया था। उस गाना में भी विवाद हुआ था, और उस गाने को लेकर ये विवाद हुआ था, चिराग पासवान जी ने हमारा सपोर्ट नहीं, हमारे समर्थक है, गाना बजा रहे हैं, कोई भी बजा सकता है। तो ये मैंने पूरा पोस्टर, पटना क्या समझिए, मैं अभी दिल्ली गया था, वहां भी सारे मीडिया जगत में यही था कि आपका जो पोस्टर है वो पूरा धमाल मचा दिया। तो अपने नेता के लिए हमने काफी आवाज उठाई, हमने काफी जोर लगाया, कि दुर्भाग्य है कि हमारे नेता मंत्री नहीं बन सके। चलिए, पोस्टर के जरिए लगातार इमाम गजाली ने बिहार की राजनीति में भूचाल मचाया है। चिराग पासवान भले मुख्यमंत्री ना बन सके, लेकिन आज केंद्र से लेकर के बिहार में एक अलग मुकाम हासिल किया है। लेकिन इमाम गजाली जहां से चले थे वहां से आगे नहीं बल्कि पीछे रह गए। क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य करते हैं, अपना काम करते हैं। माना जाए कि ईमानदारी का फल नहीं मिला। मैं बता दूं आपको, ईमानदार आदमी को तकलीफ होती है, और चाटुकार आदमी को, जो चाटुकार होता है, चाटुकार मीन्स बटरिंगबाजी करना, आगे पीछे करना, झूठ को सच बोलना, चमचाई करना, चमचाई करना। तो वो तरक्की ज्यादा करते हैं। और एक जो सच्चा सिपाही होता है, पक्का सिपाही होता है अपने नेता का, शायद उस टाइम नेता को नहीं समझ में आता है कि अपने सिपाही को हम भूल रहे हैं, और वही सिपाही का काम आता है। तो हम उनके नजर में या पार्टी नजर में पीछे हो गए, लेकिन जनता की नजर में हम सर्वोपरि हैं। इमाम गजाली जी, और सवाल आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एक चीज के लिए आप चर्चा में रहते हैं, मूछ वाला मियां। देखिए, ये मोछ हमारी शान है, और ये मोछ वाले मियाँ के नाम से और आप लोग की मोहब्बत, सारे हमारे पत्रकार भाई, खास के आप का जो मोहब्बत है, वो मेरे दिल के अंदर गहराइयों तक समा गया है। तो ये मोछ एक पहचान है, बिहार की पहचान है। और ये बता दो, ये मोछ यही और नहीं, इमाम गजाली की भी पहचान है। और ये मोछ यही नहीं, ये मोछ उत्तराखंड तक की पहचान है कि मोछ वाले मियाँ पहुंचे हैं। जी जी। कौन है वो गद्दार? लगातार आपने गद्दार की बात कही है, अब चुनाव भी बीत गया है, आप अभी हाशिए पर हैं। उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, क्यों हाशिए पर है, लेकिन कौन है वो गद्दार जिसे आप जूते से पीटने वाले थे, लेकिन अभी तक उन नामों का खुलासा नहीं हो सका? देखिए, गद्दार की कमी नहीं, गद्दार 2 ही 3 होते हैं।
ज्यादा होते नहीं है जी। यहाँ पे नेता को जज करना चाहिए। नेता जो हमारा है, जो हम उसके लिए सारी आवाम, सारी जनता, आप नेता को जज करना पड़ेगा कि हमारा कार्यकर्ता कितना निष्ठावान है, कितना हमदर्द है, कितना हमारी पार्टी के लिए कार्य कर रहा है। इवन कि आज तक अपने नेता से हमने, बता दूं आपसे, आज तक अपने नेता से हमने न कभी ठीका मांगा, न हमने कभी पट्टा मांगा, न कभी कोई पैरवी कराया। आज तक हमने उनसे कभी कोई काम नहीं लिया। पार्टी को मजबूत करने में लगे और पार्टी को मजबूत करने में बराबर लगा, तन मन धन से मैं लगा रहा। लेकिन उन चापलूसों की जमात का मैं हिस्सा नहीं बन सका और न मैं कभी बनूंगा। माना जाना कि इंटरनल पॉलिटिक्स में आप पीछे रह गए। चापला, देखिए, इंटरनल पॉलिटिक्स में पीछे रहूं, जरूर रह गया हूं, लेकिन हमारी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन वो गद्दार का नाम आज भी आप नहीं बताएंगे। 95% वो गद्दार का नाम आप नहीं बताएंगे। इसलिए हम नहीं बताएंगे नाम आपको गद्दार का, कि वो गद्दार अभी बहुत करीबी हैं, और कहीं गद्दार का नाम बता दिया तो कहीं मेरे पर गाज न गिर जाए। आपको तो पहले भी नोटिस जारी होता रहा है। नोटिस, देखिए, नोटिस से हम नहीं घबराते। सच्चा इंसान जो होता है ना, जो बॉर्डर पर सेना लड़ता है, जो बॉर्डर पर सिपाही लड़ता है, उसको अपना हथियार चाहिए और गोली चाहिए। सामने जो भी दुश्मन का हथियार हो, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कि जब अपने हिंदुस्तान के अंदर खबरी लाल की कमी नहीं होती है, जो देशद्रोही होता है, रहता यहाँ का है, गाता पाकिस्तान का है, तो ऐसे हमारे पार्टी में भी है, हमारे पार्टी में है। लेकिन वो जीतन राम मांझी क्या भी खबर पहुंचाते हैं, नीतीश कुमार क्या भी खबर पहुंचाते हैं, लालू जी क्या। तो हमारे पार्टी में ऐसे करीब लोग बैठे हैं जो ऐसा करेंगे, लगता है कि अपने को ऐसा शो करते हैं कि चिराग पासवान के हम हितैषी हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई हितैषी हम जानते हैं, उन नामों का खुलासा मैं जानता हूं कि उनका वो हितैषी नहीं है। आज अगर चिराग पासवान को अगर एक बात सख्ती से कर दे, कल वो इंसान पार्टी छोड़ देगा। तो हमारे यहाँ आखिर हमारा पार्टी का इंटरनल मामला जो चिराग पासवान बैठ के बात करते हैं, बंद कमरे में 4-5 जो भी है 10 लेकर के, तो आखिर वो बात दूसरी पार्टी तक कैसे पहुंचती है? कहीं ना कहीं तो आपस में आस्तीन, चिराग की बात नहीं समझ रहे, आस्तीन का सांप है। देखिए, चिराग पासवान, देख बता दूं आपको, अकबर के दरबार में एक बिरबल थे और एक तानसेन थे। मैं बताता हूँ कहानी जी। बिरबल का काम क्या था? हुजूर आज दिन है, बादशाह सलामत खुश। हाँ दिन है। हुजूर आज रात है, बादशाह सलामत खुश, रात है। लेकिन तानसेन ने बोला, महाराज आप ये गलत कर रहे हैं, ये बिरबल आपको खत्म कर देगा। लेकिन उसी में तानसेन ने बोला कि हुजूर मैं एक ऐसा गाना गाऊंगा कि आप वो गाना मत देखिएगा, मत सुनिएगा नहीं। अगर सुनिएगा या तो पागल आप हो जाइएगा। तो आप, अब बादशाह को लगा ऐसा कौन सा गाना है? बिरबल ने फिर कान भरा, सुनना चाहिए। हाँ नहीं, आप सुनिए, आपको सुनना चाहिए। तानसेन बोला, वाह बाबू, ये लगता है कि मेरे बादशाह सलामत का जो दुश्मन है ये, अब कैसे समझ में आएगा। उन्होंने क्या किया, बिना बिरबल को बोले एक शीशे का दीवार बनाया। शीशे के दीवार में एक सुई के बराबर, एक सुई नोक के बराबर एक सुराख दिया उसमें। उसके बाद तानसेन ने गाना स्टार्ट किया और एक आदमी को वहां रखा। वो तानसेन ने जब गाना स्टार्ट किया तो बिरबल की परेशानी बढ़ गई। बिरबल ने कहा, बादशाह सलामत ये शीशा में कैसे आप सुनिएगा? तानसेन ने कहा कि बादशाह सलामत सुन लेंगे, आप देखिए क्या होता है। उसके बाद जब उन्होंने गाना गाया, जो अपने सुर में अंदाज में किया, तो वो इंसान वहीं पर गिरा और गिर के मर गया। ये सुर में एक कशिश थी। तब बादशाह सलामत ने बिरबल को कहा कि बिरबल तुम तो हमारे जान के प्यासे हो। तो उसी हिसाब से आज के राजनीतिक दौर में आपका हमदर्द कम मिलेगा, बिरबल ज्यादा मिलेगा। सीधे तौर पर कहिए कि चिराग पासवान चाटुकारों से गिरे हुए हैं। चिराग पासवान, देखिए, चिराग पासवान चाटुखोर से नहीं गिरे हुए। चिराग पासवान को वो आदमी जो मोहब्बत दे रहे हैं, वो डुप्लीकेट मोहब्बत है। आस्तीन का सांप कहिए ना। हाँ, वो डुप्लीकेट मोहब्बत दे रहे हैं। मोहब्बत देने वाला इमाम गजाली है। मैं दिल से मोहब्बत, जो मैं बता दूं अनिल साहब आपको, जो इंसान अपनी पार्टी के अंदर अगर दलाली कर रहा है तो वो कहीं पार्टी का हित नहीं करेगा। जो इंसान अपने पार्टी में रह के अपनी संपत्ति को बेच के अगर पार्टी में खर्च कर रहा है पैसा, उसको पार्टी से मोहब्बत होगी, तभी पार्टी को जो बोलते हैं पार्टी माँ के समान है, तो वो कार्यकर्ता वही हम नहीं है। हमारे ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं। यदि मोहब्बत नहीं रहती तो आपको कई ऑफर था, लेकिन आपने लोजपा नहीं। सुनिए, इमाम गजाली लोजपा में था, लोजपा में है, लोजपा में रहेगा। ऑफर तो मेरे पास बहुत इलेक्शन में आया, बहुत रिमर फैला मैंने, और ऑटोमेटिकली मैं भी एक इंसान हूँ। और शेखपुरा में आपका जलवा भी है।
शेखपुरा में तो जलवा तो नहीं, वहाँ पब्लिक मानती है, मोहब्बत करती है। इमाम जनता गजाली मालिक, साहब सिवान तक आपका जलवा है, हमने देखिए देखा है। जनता भगवान होती है, जनता मालिक होती है, तो जनता हमको मानती है। जनता की मोहब्बत और शेखपुरा विधानसभा की जनता का मैं मोहब्बत मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। जिस टाइम में 20 में मुझे टिकट मिला था, शेखपुरा विधानसभा की जनता ने मुझे अच्छा खासा वोट दिया, तभी जदयू हारी थी। और आज जब मुझे टिकट मिलने का वक्त आया, जब जनता भी फिर वही पुराने चेहरा को टिकट मिला, जदयू का वहां प्रत्याशी वहां से जीता, जनता खुश नहीं है अभी भी हमसे। जनता खुश नहीं है, नहीं लेकिन हमसे बता, इसलिए खुश नहीं है कि वही पुराना चेहरा, वही पुराने लोग, वही पुराना हरकत, वही पुरानी कहानी। तो जनता को चाहिए पढ़ा लिखा इंसान। मैंने एमबीए किया अनिल बाबू, हमने एमबीए किया, हमने 15 साल नौकरी की कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैं रीजनल हेड के पोस्ट पे रहा। मैं चैलेंज करता हूं सारी पार्टियों के अंदर कि मां डिबेट करके हमसे देख ले, चाहे पॉलिटिक्स का मसला हो, चाहे पढ़ाई पे हो, चाहे किसी मसले पे हो, हमसे डिबेट कर लीजिए ना भाई। हमने भी कम से कम 4-4 हजार लड़कों को हमने हैंडल किया कॉर्पोरेट सेक्टर में। मतलब अच्छी खासी नौकरी आपने छोड़ दिया राजनीति के लिए। सुनिए, श्रीराम वकील फाइनेंस में मैं रीजनल हेड के पोस्ट पे था। मैं उत्तराखंड यूपी इंचार्ज रहा, मैं बिहार झारखंड इंचार्ज रहा, मैं आपको राजस्थान इंचार्ज रहा, मैं दिल्ली इंचार्ज रहा, मैं जम्मू कश्मीर इंचार्ज। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैंने पार्टी छोड़ा। हमारे जो हमारे बॉस थे वहाँ, मोहम्मद इकबाल अब्बासी साहब और एक उमेश शिवांकर साहब, आज वो कहते हैं मुझे कि हमने एक नायाब हीरा को खो दिया है। मैं बता दूं, जब एनपीए, जब मैं बिहार झारखंड आया था, मैं बताऊं अपने बारे में, जब बिहार झारखंड में हेड होके आया था, तो यहाँ पे एनपीए आपको लगभग 10.3% था। एनपीए इतना लोग का किस जमा हुआ था। जैसे ही मैंने पदभार संभाला बिहार झारखंड श्रीराम वकील फाइनेंस में, उस मन्नू महाराज यहाँ पे सिटी एसपी थे, सीनियर एसपी थे पटना के। हमने मन्नू महाराज की मदद ली, जितने भी डिफॉल्टर थे हमने एक मीटिंग किया, और सारे डिफॉल्टर को, अब भगवान की मेरे पर कृपा कहिए और आप लोग की दुआ कहिए कि हमारी बात में वो कशिश थी कि लोगों ने माना। और मैं बता दूं, 6 महीने के अंदर अंदर श्रीराम वकील फाइनेंस का जो एनपीए था वो 5.3 पर मैंने लेके आया, करीब आधा कर दिया। और उसके बाद मुझे इंसेंटिव आया था, करीब 15 लाख का मुझे इंसेंटिव, मुझे कंपनी दिया था 15 लाख रुपए का इंसेंटिव आया। इतना बड़ा काम आप। हाँ, मेरी सैलरी, मेरी 2 लाख से प्लस मेरी सैलरी थी। तो कहीं ना कहीं हमने इसलिए छोड़ा कि अवाम को चाहिए नेता, और अवाम को चाहिए अपने बारे में बात करने वाला रहनुमा। और वो रहनुमा आखिर कोई जब जाहिल, आप देख रहे हैं जब जाहिल बनता है रहनुमा, आप विधानसभा में देखता हूँ न बात करने को तरीका किसी को आता है, एक लोकल मुद्दा को उठा नहीं पाता है, बस वही आए बाएं ताएं में कहानी खत्म हो जाती है। पब्लिक का पैसा है। और जब तक अच्छे आदमी, मैं तो कहता हूँ चिराग पासवान साहब ये सुनेंगे और इस पर जरूर गौर करेंगे कि आप अपने हमदर्द को पहचानिए, हमदर्द को पहचानिए। हाँ, और अपने जो आपके जो इर्द गिर्द घूम रहा है, बल्कि वो बराबर कहते थे, आपने आप जब भी आपने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ गणेश परिक्रमा करेगा उसको मैं टिकट नहीं दूंगा। आप फील्ड में जाइए, हम खुद आपको बुलाएंगे जी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मैं माजरत खा हूं अपने नेता से, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि उन्हें टिकट जो दिया, गणेश परिक्रमा वाले को ही टिकट दिया। एक उनका जो जुझारू नेता, समर्पित कार्यकर्ता थे, मैं था इमाम गजाली। अगर मुझे शेखपुरा टिकट देते तो आज मैं उनको 1 लाख पूरे बिहार के अंदर सबसे ज्यादा वोट से मैं जीतता। वहां जनता मजबूर थी, जदयू को वहां टिकट मिला, जनता कहाँ जाएगी, आरजेडी को वोट देना नहीं था, ऑप्शन नहीं था। जनता ने उनको समझ मजबूरन वोट दिया। जो इंसान 10 साल एमएलए रहा हमारे क्षेत्र में, उस इंसान ने कभी कोई काम नहीं किया, बल्कि जनता को तंग किया। उसका जो मेरा दुश्मन, जीतने के बाद वो विधायक हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जीतने के बाद वो सबका होता है। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई, और मैं बता दूं, जब मुझे टिकट वहां जदयू को टिकट मिला तो मुझे बीपी की शिकायत नहीं, मुझे बीपी की शिकायत हो गई। आपने देखा था सर वो, मैंने क्या कारण रहा कि पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले इमाम गजाली आज हाशिए पर है? मैंने देखिए, हाशिए पर तो हम नहीं है, हाशिए पर वो आएंगे जो आज नजदीक है। इमाम जो सत्ता का आनंद ले रहे हैं। इमाम गजाली एक धारा है, यानी शीतल धारा है। हम तो और हम अभी देखते हैं, हम तो रेगुलर काम करते हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं। आप तो लगातार बने हुए हैं। अगर हमारे खिलाफ तरह तरह के लोगों ने बोला होगा, चिराग पासवान को भगवान जाने क्या लोगों ने कहा होगा, लेकिन हाँ, मैं वो मुसलमान हूँ कि आज मुझे गर्व है अपने मुसलमान होने पर कि मुझे हिंदू समाज मोहब्बत करते हैं अपने इलाके में। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दर्शकों हमने लगातार कहा है, और आपको खबर भी दिखाई है
कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है इमाम गजाली। और शेखपुरा में शायद कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां हमने पैसा नहीं दिया भगवान के लिए। चाहे कोई भी त्योहार हो, हमारा चंदा जरूर जाता है। न मैं कोई ठेकेदार हूँ, न मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर हूँ, न मैं कोई 2 नंबर आप अपने जेब से आप करते हैं। मैं खुद करता हूँ। तो यहाँ पर हर पार्टी के लोग को देखिए, दौर अब आ जाएगा। बता दूं, ये दौर आस्ते आस्ते ये दौर जब आएगा, लोग पार्टी से किनारा कश हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब वही लोग जाएंगे, अचानक जाएंगे, टिकट लेके आ जाएंगे। अब ना कार्यकर्ता मिलेगा, ना उनको सही से सहयोगी मिलेगा। अब हम क्यों कर, हमको भी एक लालच थी कि हमको टिकट मिलेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने नेता को मजबूत करेंगे। लेकिन आज न कल नेता को हमारी अहमियत समझ जरूर आएगी कि हमारी अहमियत क्या है। ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि बुरे दिनों में पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले इमाम गजाली को पार्टी ने अच्छे दिनों में दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। जब वहां 12 जनपद जब वहां पर जब हंगामा हुआ था, उससे पहले भी चिराग पासवान साहब जब यहाँ यात्रा निकला था, तो मैं हर वक्त साथ रहा। और साथ रह के हमारे ऊपर काफी लोग हमारे ऊपर हमसे गुस्सा भी रहे और हमको धमकियां मिलती रही। चिराग पासवान जी को पता है सारी बात। हमने यही सोचा कि हमारा नेता मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। जी, लगातार आपने कहा, हमारा एक मिशन था। ऑफ कैमरा भी आपने कई बार कहा। हमने कहा कि मुख्यमंत्री कैसे बनेगा हमारा नेता, और हम मुझे ख्वाहिश था कि बिहार का बागडोर युवा के हाथ में होना चाहिए। ये जो हमारी सोच थी, उस सोच को हमारे नेता नहीं परख पाए, नहीं सोच पाए। शायद आज जो एमएलए जीत के आए हैं, मेरा उनको मुबारकबाद है, वो हमारी पार्टी से 19 एमएलए जीत के आए हैं। लेकिन चिराग पासवान अगर आजमा के देख लें 19 एमएलए को, उसमें 5-6 एमएलए पास हो जाएंगे। आजमा के अगर देख लें तो हमको लगता है कि उसमें उनकी परीक्षा में लोग फेल हो जाएंगे। इमाम गजाली जी, कुमार सर्वजीत राजद विधायक ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि 19 विधायक हैं लोजपा के। पद्मश्री रामविलास पासवान जी देश के दूसरे अम्बेडकर कहे जाते हैं। वैसे में उनकी अगर मूर्ति कहीं आप नहीं लगवा रहे हैं, विधानमंडल से लेकर के कहीं किसी प्रमुख चौक चौराहे पर, तो इसको लेकर के जो विधानसभा में रगड़ा रगड़ी चल रही है, सवाल उठता है कि क्या उस दिनों में नहीं बेइज्जती महसूस हुई जब पासवान जी की प्रतिमा को बाहर कर दिया गया? देखिए, सर्वजीत जी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, उनको नहीं। खैर, और रहा सवाल ये प्रतिमा लगाने की बात, तो प्रतिमा रामविलास पासवान सबके नेता थे, और श्रद्धेय रामविलास पासवान हम लोगों के बुजुर्ग थे, और हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलते भी हैं। और रहा सवाल रामविलास पासवान के बारे में, सर्वजीत जी ने जो बोला वहां पर, जो शब्द कहा बेचारे का, मैंने बता दूं आपको, वो शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए था। इससे सारे लोगों को तकलीफ हुई, सबको तकलीफ हुई, हमको, मुझे भी तकलीफ हुई। इसलिए कि मैं बता दूं आपको, जब रामविलास पासवान जी से उनके दुनिया से रुखसत होने से 4 महीना पहले की बात है, मैं बैठा था वहां आपको ये पटना के कार्यालय में। तो रामविलास पासवान जी वहां पहुंचे, तो मैं बैठा था, तो मुझे बुला करके खुद उन्होंने बुलाया, आप इधर आइए। तो हमने बताया, हमसे यानी कि वहां पर कम से 400-500 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे आधा घंटा तक बात किया, आधा घंटा। तो मैं खुशनसीब हूँ, उन्होंने क्या देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे आधा घंटा तक बात किया। मुझे आज अगर वो जीवित होते तो शायद हम चुनाव लड़ते। चलिए, 29 विधायकों को चिराग पासवान ने टिकट दिया, 19 विधायक आपके जीत करके आया। कई ऐसे चेहरे हैं जिनको कोई जानता नहीं। हम भी नहीं जानते, हम भी पहली बार देखे। आप भी पहली बार देखे? कैसे मिल गया टिकट? अब टिकट हो सकता है कि पहले से, यानी परिक्रमा करने वाले लोगों को मिला है। देखिए, चिराग पासवान ने कहा था कि गणेश परिक्रमा मत कीजिए, तो इस वजह से हमने भी छोड़ दिया परिक्रमा करना। आप अपना क्षेत्र में लगे, हम क्षेत्र में लगे रहे, और क्षेत्र में नहीं, हमने हर जगह पे जाके उनकी आवाज को बुलंद किया। चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे कोई काम हो, हर जगह पे जाके चिराग पासवान जी का जो संदेश था हमने घर घर पहुंचाया। हमने गली, आज शेखपुरा विधानसभा के अंदर आप जाइएगा, शेखपुरा जिला में जाइए, लोक जनशक्ति पार्टी का जो संगठन है पूरे बिहार में कहीं नहीं है। खैर, क्या सोचते हैं नहीं सोचते मुझे नहीं पता, हाथी चले बाजार वाला कहानी है। आपने लगातार कहा, लेकिन 29 में से एक सीट सिर्फ किशनगंज मिली है, चिराग ने दिया है, क्यों? मुस्लिम को। सुनिए, किशनगंज मिली चिराग को, वो भी बाध्यता थी। सुनिए, चिराग उनको दिया किशनगंज सीट। जैसे आज के टाइम में क्या है कि मुस्लिम समाज को जो सीट मिलती है, कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सीट मिलती है, वो चीज हम उसको गलत मानते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ इमाम गजाली, हिंदू बहुल से मिलना, हमको हिंदू बहुल से हमको सीट दीजिए, मैं जीत के दिखाऊंगा, और नहीं जीतूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसलिए हिंदू बहुल क्षेत्र में जीतने का मतलब है किसी मुस्लिम समाज को
इस दौर में दिखाना पड़ेगा। अब वही वाला हाल है कि हम किशनगंज में टिकट ले रहे हैं, तो जहाँ आपको कटिहार जाके लड़ रहे हैं, तो क्या मतलब? आप वहां से लड़िए जहाँ हिंदू भाई हमारे हैं, हिंदू भाई आपसे कितनी वो दिखाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं गंगा जमनी तहजीब, उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। हम मुस्लिम है, मुस्लिम क्या मतलब? नहीं, आप उसको हिंदू बाहुल्य से दीजिए तब होगा। लेकिन आप, और मैं बता दूं, पूरे बिहार के अंदर मैं वाहिद मुसलमान हूं। मैं चैलेंज करता हूं सारे पार्टी, जितनी ही पार्टी है, सब पार्टी के मुस्लिम लीडर को हमारा चैलेंज है, सिर्फ आपको जमा खान छोड़ करके। जमा खान को हिंदू समाज बहुत मानता है, मैं बता दूं, इसलिए मैं उनकी तारीफ भी करता हूं, उनका मैं बहुत प्रशंसक भी हूं, जो अभी अल्पसंख्यक मंत्री हैं। मैं अपने बारे में कहता हूं, मुझे बिहार किसी को आप खड़ा किए हिंदू बहुल क्षेत्र से मैं जीत कर दिखाऊंगा। लेकिन सर, जहां 2005 में स्वर्गीय पासवान जी मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग पर सरकार नहीं बनने दिए, चाहते तो अपने बन सकते थे। वैसे में क्या माना जाए कि चिराग पासवान मुस्लिमों को कम दिए बीजेपी से प्रेम के कारण? देखिए, हमारी पार्टी का जो विजन है, हमारी पार्टी का जो शपथ लेते हैं, उसमें सबसे पहले दलित, शोषित, अल्पसंख्यक पर जुल्म होगा तो हम खड़े रहेंगे। चिराग पासवान की सोच भी वही है। अब मुसलमान समाज को देखिए, भाजपा के अंदर ये माहौल जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, मुसलमान के प्रति उनके खिलाफ, वो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज को तंग करना। अभी देखिए, हम आज एक वीडियो देख रहे थे यूपी का, 3 बेचारे बूढ़े मुसलमान दाढ़ी में जा रहे थे, एक लड़का जाके उनको मारना स्टार्ट कर दिया। और अब मीडिया खोलिए तो दिल नहीं करता है कि हम डिबेट देखें हिंदू मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम करके हिंदुस्तान के अंदर एक जो हम लोग की तहजीब को खत्म कर देना। आज पूरा हिंदू दुनिया डेवलप कंट्री है और हम लोग डेवलपिंग कंट्री है। अगर ये होता रहा हिंदू मुस्लिम, तो ये चीज जाति और धर्म से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जाति धर्म से अगर उठिएगा, आपका देश तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे और देश खुशहाल होगा। लेकिन सर, एक चीज माना जाएगा ना कि मुसलमानों की बात सब पार्टियां करती है। आपकी पार्टी ने भी वही किया। मुसलमानों के प्रति प्रेम कहां दिखाया चिराग पासवान? देखिए, हमारे यहाँ क्या है, एनडीए के अंदर मुस्लिम समाज जैसे वोट भी कम देते हैं। मुस्लिम समाज एक जो कंसर्ट बना हुआ है कि मुस्लिम समाज वोट देते नहीं है, तो आप टिकट नहीं दीजिएगा? नहीं, उनका वोट जाता है महागठबंधन की तरफ या सेकुलरिज्म की तरफ। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हमारी अपनी राय है जी, सारे एनडीए के, अभी तक भाजपा में एक मुसलमान नहीं, ये गलत है। हम चाहते हैं कि मुसलमान को हर पार्टी अपने जगह पे एक अच्छा पद दे। ऐसे को पद न दे मुसलमान को जो चाटुकार हो, जो समर्पित कार्यकर्ता हो। देखिए, नेता को वही कार्यकर्ता, नेता को सच्चाई बोलने वाला, कड़वा लगेगा आपको 2 मिनट के लिए, लेकिन वो आपका हितैषी है, आपका हमदर्द है। नेता का कभी वो कार्यकर्ता वो आपका वो खराब नहीं कर सकता है। जो कार्यकर्ता खुलेआम आपकी लड़ाई करता हो, जो कार्यकर्ता आपके खुलेआम पोस्टर लगाता हो, जो कार्यकर्ता खुलेआम अपना संपत्ति को निछावर कर दे आपके लिए, तो ना वो कार्यकर्ता आपके खिलाफ सुन सकता है, ना वो कार्यकर्ता आपको पार्टी छोड़ सकता है। चलिए, सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा, लेकिन हमारा जो दूसरा सेगमेंट है बेहतर कौन, उसमें 3 सवालों का जवाब ले लेते हैं इमाम गजाली जी से। हाँ या ना में सर जवाब दीजिए, या जैसे आपको लगता है। शहाबुद्दीन या हिना साहब में किसको आप बेहतर मानते हैं? दोनों है। एक तो कोई ज्यादा होगा सर, दोनों कैसे हो सकता है? शहाबुद्दीन साहब अच्छे थे। शहाबुद्दीन साहब ज्यादा? शहाबुद्दीन साहब, देखिए, शहाबुद्दीन साहब के अंदर एक जुझारूपन था और उन्होंने नक्सलाइटों से, उस दौर में नक्सलाइटों से शहाबुद्दीन साहब ने स्वर्ण समाज को बचाया था वहां पे। इसलिए शहाबुद्दीन साहब को लोग काफी अहमियत देते हैं और हम भी उनको मानते हैं। चलिए, चिराग पासवान और रामविलास पासवान में आप किसको बेहतर मानते हैं? दोनों ठीक है। चिराग पासवान सर, आप बच रहे हैं, बेबाकी से अपनी बात रखने वाले इमाम के बातों को घुमा रहे हैं। सबसे पहले बता दें, चिराग तो उनके चिराग हैं। रामविलास पासवान का तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। रामविलास पासवान सर्वोपरि है सबसे। चलिए, आपने जवाब दे दिया। लास्ट सवाल है बेहतर कौन में, अरुण भारती या राजू तिवारी, किसको बेहतर मानते हैं आप? अरुण भारती सुलझे हुए इंसान है और राजू तिवारी साहब हमारे सचेतक हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और अरुण भारती बिहार के प्रभारी हैं। अरुण भारती के आने से अभी 19 विधायक हुए और राजू तिवारी जब आए तो 5 MP जीता। दोनों का 100% रिजल्ट। चलिए, तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया है इमाम गजाली ने। आ जाते हैं फिर से अपने क्वेश्चन का जो दौर है उसमें। आपने सर अरुण भारती के लिए जिस प्रकार से जमुई में जी तोड़ मेहनत किया, लेकिन जब मौका आया तो अरुण भारती भी आपको भूल गया। देखिए, अरुण भारती यहाँ पर गठबंधन का एक फर्क होता है। अब वो कितना हमारे लिए लड़े नहीं लड़े तो वो जानते होंगे, लेकिन आप फील नहीं ना किए। हाँ, हमको नहीं आपने लगा। तो उनको फील कराया कि इमाम गजाली आपके लिए दिन रात खड़ा है। जब तक मैं हूँ
इमाम तब तक हमारे सांसद हैं और शेखपुरा के जमुई लोकसभा से हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको, पहले मैं कहा था कि आखिर उनको अहमियत हमारी समझ में आएगी, लेकिन देर होगा, आएगी जरूर। और अगर आज मैं विधानसभा में होता तो शायद मेरे ऐसा वफादार पार्टी में इतना कोई जितना लोग हम देखते हैं ना पार्टी में, वो उतना कोई, वो खाली चिराग पासवान के साथ फोटो खिंचाने के लिए, यार बाप मार पीट दंगा आजकल क्यों लोग क्यों नहीं मारता है। आप जाके सटिएगा ना वहां पर तो खड़े होइएगा तो क्यों नहीं मारेगा पेट में, या हम ही आगे आगे आ गए, अरे भाई तुम ही आगे रहो, तुम ही आगे रहो। तो तब वो आगे रहने से क्या होता, बहुत से लोग यही बता दे, एक चीज और बताते हैं आपको, इस पर भी नेता को संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग आगे फोटो खिंचाते हैं वो दलाली भी करते हैं कि चिराग जी पैरवी, हेलो एसपी साहब, डीएम मेरा आदमी है, और वो जो आदमी जा रहा है उसे माल भी ले लिया। ये भी कहानी है जी। तो ये देखो हर जगह है, लेकिन नेता को समझना पड़ेगा। हर जगह है, हर पार्टी में है, लेकिन चिराग जी की पार्टी में नहीं रहना था, क्योंकि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, तो चिराग पासवान साहब का विजन सफल है, कार्यकर्ता उनके साथ है, पार्टी उनके पास है, लेकिन कुछ चापलूस जो है, जो दूसरे पार्टी से आए हैं यहाँ पर दल में, कल किसी दल में थे, कुछ आस्तीन के सांप, कुछ दूसरे दल से आए, उस आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है, 4 आदमी नहीं, उसके अकेले गाड़ी पर आता है, 4 आदमी नहीं उसके पास है, उसको आप चैलेंज कीजिए कि तुम आदमी का भीड़ लगा दो, 10 आदमी जुटा कर 10 आदमी जुटा, अब अपने आप को बाप रे बाप तुर्रम खा बना हुआ है। हम ऐसा है जाहिल, बीए पास भी है कि नहीं है भगवान जाने, लेकिन हमको अकल देता है, जो साला हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट रह चुके हैं, आपको अकल देता है, और हम विदेश में घूम चुके हैं, कौन कंट्री नहीं घूमे हैं, और हम रीजनल हेड, हमको अकल देता है। यानी वही वाला हाल है कि हमको सिखा रहे हैं, लिटिल नॉलेज ऑफ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। तो नीम हकीम खतरे जान को, चिराग पासवान को, उनको खतरा जान बनाना चाहिए, हटाना चाहिए। क्या माना जाए कि इमाम गजाली की लोकप्रियता ही उनकी दुश्मन बन गई, क्योंकि अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर जिस प्रकार से आप उभर रहे थे पूरे बिहार में, आपके कद को काटा गया टिकट नहीं देकर। देखिए, मैं अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक का नेता, मुझे गर्व है। पार्टी में जिस प्रकार से आप अल्पसंख्यक के नेता के तौर पर उभर रहे हैं, आज अगर हमको टिकट मिलता तो आज चिराग, मैं चैलेंज करता हूं, जब तक मुसलमान का साथ चिराग पासवान को नहीं मिलेगा, चिराग पासवान मंत्री नहीं बन सकते हैं, उनको मुसलमान को लेना पड़ेगा। आपने तो हिना साहब से मुलाकात करवाई थी। तो हिना साहब तो अब वो चली गई आरजेडी में, हम तो बहुत कोशिश किया, आपने बहुत प्रयास किया, चली गई, खैर अल्लाह उनको अच्छा रखे, चाहिए, राजनीति है, सब संभावना तो, लेकिन चिराग पासवान जी को जहां मुसलमान पे जुल्म हो, मुखर होकर बोलना। देखिए, मुस्लिम समाज इमोशनल समाज होता है, मतलब बिना मुसलमानों के वोट के चिराग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। 18% मुसलमान है, मुसलमान अगर चिराग पासवान पहुंच गया तो कोई माई के लाल की हस्ती नहीं है जो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बना दे। यहाँ चिराग तब क्या है बता रहे हैं आपको, चिराग पासवान को सोचना पड़ेगा उनको कि हमारा हितैषी कौन है, हमारा हमदर्द कौन है, हमको जानने वाला कौन है, हमको बचाने वाला कौन है, हम हमारे लिए दुआ करने वाला कौन है। जो दूसरे पार्टी जुम्मा 8 दिन हुआ पार्टी में आए हुए, बन गया तुर्रम खा, वो तो आज दूसरे में चला जाएगा। उसका आज आपका सही समय है, हाँ, कल बुरा होगा, हाँ, छोड़ के चला जाएगा। मैं बता दूं, आज अगर देख वही आरजेडी का कुछ लोग इनसे भी जुटा हुआ है, वही हम पार्टी का लोग इनसे जुड़ा हुआ है, वही जदयू का लोग इनसे। तो रहा सवाल ये, आपको जज करना पड़ेगा कि आपका चहीता, आपका चाहने वाला, आपका हमदर्द, जो आपके शाना बशाना चले, आपके कंधा से कंधा मिलाकर चले, जैसे इमाम गजाली चला था, वैसे चलना होगा। गुटबाजी आपकी पार्टी में बहुत है, क्या माना जाए गुटबाजी का शिकार आप हो गए? ना, हम कोई गुट में नहीं, हम चिरागे गुट। गुटबाजी है कि नहीं? गुटबाजी हम देखते रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ चिराग गुट में। गुटबाजी है, गुटबाजी है, हम जाते ही नहीं है, हम फील करते नहीं है। जब हम जाएंगे तभी फील करेंगे गुटबाजी का, हम अगर जाएंगे तभी पता चले। लेकिन हाँ, हम एक ही गुट में है, चिराग जी के गुट में। चिराग जी ने एक ही बात कहा था, गणेश परिक्रमा नहीं कीजिए, हम जाते नहीं कर रहे हैं। हम अब देखते हैं कि हमारा नेता, हम जब भगवान से, हम मंदिर जाते हैं, चढ़ाए भगवान हमको ये कर दिया होता है, तो हम लोग अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह हमको ये कीजिए। तो उसी हिसाब से अपने बॉस से हर इंसान को उम्मीद होता है कि मेरा बॉस हमको कब देखेगा, कब करेगा। आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, कब चिराग जी की नजर आप पर पड़े। हाँ, नहीं, चिराग की नजर मेरे पर है। हमने क्या कहा, जो दूसरे दल से आए हुए हैं चापलूस चाटुकार, में नेता को चाहिए कि ऐसे चाटुकारों को, फिर मैं बोलना चाहूँ, चप्पल मार के बाहर निकाले। चप्पल की जूता चप्पल जो मार दे, लेकिन मारे जरूर, ताकि ऐसे लोग
किसी पार्टी का नहीं होता है, वो क्या होता है देखिए, अब मान लिया मांझी जी के पार्टी से इनके दल में लोग आ गए, तो इनके दल का हो ही नहीं सकता है। एक बार चिराग पासवान को मैं बोलूंगा कि एक बार उसको डांट के देखिए, आप एक बार डांटिए, एक बार उसको हल्का सा इग्नोर कीजिए, कल पार्टी छोड़ देगा, कल छोड़ देगा। और इमाम गजाली को उन्होंने कितना बार इग्नोर किया, फिर भी हम नहीं छोड़ा, फिर भी नहीं छोड़ा, न छोड़ेंगे। चलिए, तो माना जाए ना कि वक्फ बोर्ड से लेकर के तमाम वैसी बातें जो मुस्लिमों के विरोध में थी, आपने उसका विरोध खुले मन से किया, तो क्या इसका भी आपको अंजाम भुगतना पड़ा? मैं मुसलमान हूँ और मुझे गर्व है, मुझे फक्र है कि मैं मुसलमान हूँ, और मुस्लिम समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, और हम हर जगह, और अब आवाज जहां मुस्लिम पर जुल्म होगा तो मैं आवाज जरूर उठाऊंगा रहा। और आप देखते होंगे अभी कुछ दिन पहले शेखपुरा में, जिला में, पैन गांव में हमारे भूमियार समाज और पासवान समाज में दो समुदाय के बीच कुछ झड़प हो गई। आप जानते हैं दौर कैसा है, आपने शांति बहाल करने में वो झड़प काफी आगे तक जा रही थी, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, ये हमारा जिला शेखपुरा है और इस जिला में हम ऐसा हरकत नहीं करने देंगे। आप सोच सकते हैं जिस गांव में तनाव हो, न वहां का लोकल एमएलए गया, वहां इमाम गजाली गए, न वहां का लोकल एमएलए गया, न किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष गया। मैं इसलिए गया कि मैं हिंदू समाज का भी नेता हूँ, मुसलमान समाज अपनी जगह पे है, मैं हिंदू समाज का भी नेता हूँ, और हमने दोनों समाज को समझाया, और मुझे फक्र है अपने आप पर, मुझे गर्व है, आप लोग की दुआएं हैं और भगवान का मेरे पर समझिए संरक्षण है कि हाँ, दोनों समाज ने मेरी बात मानी और आज तक वो देखिए शांत है। और अभी हम जाएंगे यहाँ से, हम चाहेंगे दोनों को बैठा के एक पेपर वर्क करके दोनों समुदाय के, इसलिए हमारा शेखपुरा है और ये राजे बाबू की धरती है, श्री बाबू की धरती है, उस धरती पे इमाम गजाली पैदा हुआ है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उस धरती पे दो कास्टिज्म बढ़े और दो कास्ट लड़े, ये हम जब तक जिंदा रहेंगे हम होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। चलिए, आखिरी सवाल है, अगले विधानसभा चुनाव से पहले आप अपनी स्थिति अपनी पार्टी में आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए 2000 कब विधानसभा होना है? आपको 25 में हुआ है, 30 में फिर होगा, 30 में होगा। 30 का चुनाव में बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, 30 का चुनाव में इस बार छोड़ दिया, मुझे हर पार्टी ने दिया, और मैं इसलिए कि हमारा जदयू जीत गया, हर पार्टी ने मुझे ऑफर भी दिया, लेकिन आप नहीं गए। हम कहीं नहीं, आपको पता है, हमने कहा नहीं, हमारी पार्टी में हम रहेंगे, जब तक उस चापलूस को, जब तक उस चाटुकार को यहाँ से हम हटा नहीं देंगे हमको सुकून नहीं मिलेगा। और 30 के चुनाव में हम 100% लड़ेंगे। अभी चिराग पासवान से मैंने जरूर कहूंगा कि 30 का चुनाव जरूर हमको लड़ाइएगा, मैं खुद बोल रहा हूँ चल करके, कुआं नहीं आएगा प्यासा के पास, प्यासा जाएगा कुआं के पास, तो मैं प्यासा हूँ, चिराग पासवान कुआं है, मैं उनसे बोलूंगा टिकट हमको जरूर दीजिए विधानसभा का, और ये कार्यकर्ता को जब टिकट दीजिएगा तो उनको लगेगा कि दूसरा चिराग खड़ा है हमारे लिए। चलिए, तो दूसरा चिराग खड़ा है हमारे लिए। लगातार इमाम गजाली पार्टी की मजबूती के लिए बुरे समय से हैं, अच्छे समय में पार्टी ने इनको बुला दिया। इस बार जब कई लोगों को टिकट मिला, वैसे में इमाम गजाली को नहीं मिला, लेकिन लगातार पार्टी में उन गद्दारों की बात करते हैं। कई बार इन्होंने कहा है कि उन गद्दारों को मैं चिराग पासवान और उन भारती के सामने जूता से मारूंगा, लेकिन उन गद्दारों का नाम बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इतना साफ तौर पर इन्होंने संकेत दिया है कि चिराग जी, आप जरा सा खड़ाई करके देखिए, वो गद्दार कुछ दिनों में ही पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे। लगातार इमाम गजाली पार्टी से असंतुष्ट रहे, लेकिन इसके बावजूद कई तरह का ऑफर आया। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव में भी चिराग पासवान के प्रति जो आस्था है, उसके कारण लाख मन दुखी है, लेकिन कभी भी किसी पार्टी में, किसी दल में जाने का इमाम गजाली ने नहीं सोचा। इमाम गजाली की जो आस्था है, इनका जो पार्टी के प्रति जो समर्पण है, चिराग पासवान इन पर कब ध्यान देते हैं, इनकी भी आस बनी हुई है। वैसे में क्या कुछ होगा आगे देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अगले किसी अपने पॉडकास्ट में फिर बिहार के किसी बड़ी हस्ती से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।